वेलकम फ्रेंड्स, सीएमएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीपीसीटी के प्रीवियस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लाए हैं। इसमें हम 6 मार्च 2022 को अभी जस्ट जो एग्जाम हुआ था सीपीसीटी का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम था उसके 52 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। सीपीसीटी के क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चन होते हैं। इनमें से 52 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं और बाकी 23 क्वेश्चन अदर होते हैं, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीके उनके होते हैं। तो इस वीडियो में हम 52 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज देखेंगे और इससे हमें एक क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड पता चलेगा कि सीपीसीटी के एग्जाम में कहाँ से और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी हो सकता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन विथ एग्जाम्पल के आपके सामने दिखाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एरर बताने का काम करता है। एरर बताने का काम इनमें से कौन करता है? तो 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 में से कोई सा एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो आपको अगर क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो पहले आप ऑप्शंस को समझिए, ऑप्शंस में से ही आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने दिया है कि एन अपर केस लेटर एरर बताने का काम करता है, नहीं करता। ए लोअर केस लेटर, ये भी नहीं करता। ए फिगर, ये भी नहीं करता। ए पेरिटी बिट, ये बिट जो है ये ही है जो एरर बताने का काम करता है। अब ये बिट होता क्या है? तो पेरिटी बिट असल में एक बिट होती है जिसकी वैल्यू या तो 0 होती है या फिर 1 होती है। जैसे हम बाइनरी कोड समझते हैं, बाइनरी कोड में 0 और 1 होता है, उसी टाइप से ये बिट होता है। ब्लॉक ऑफ डाटा को एरर डिडक्शन के कार्यों को करने के लिए उपयोग किया जाता है। डाटा में एक ओड पेरिटी या फिर एक इवन पेरिटी का इस्तेमाल डाटा की इंटीग्रिटी को वैलिडेट करने के लिए किया जाता है कि डाटा वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो किसी भी एरर को शो करने के लिए, बताने के लिए ये बिट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुल डाउन मेनू में धुंधले मतलब फेडेट कमांड का क्या महत्व होता है? अब ये समझिए कि फेडेट धुंधले कमांड्स होते क्या हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है हमारे, वर्तमान में कमांड एक्सेस के लिए योग्य नहीं है। अगर कमांड को सिलेक्ट करते हैं तो डायलॉग बॉक्स खुलता है, अगर कमांड सिलेक्ट करते हैं तो एक हेल्प विंडो खुलती है। किसी विशेष कमांड के लिए कोई भी समतुल्य विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि पुल डाउन मेनू में धुंधले फेडेट कमांड का क्या महत्व है। तो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, उस इमेज से हम समझते हैं कि फेडेट कमांड होते क्या है। देखिए आपके सामने एक इमेज है, इसमें ऐसे कमांड देखिए जो लाइट हो, दिख नहीं रहे हो, एक्टिव ना हो। जैसे कि आप इसमें देखिए क्रॉप जो ऑप्शंस है ये एक्टिव नहीं है, मतलब कि ये धुंधला दिख रहा है हमें। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑप्शन है अभी ये एक्सेस करने के लिए योग्य या उपयोग नहीं कर सकते हम इसको। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट, कि वर्तमान में कमांड एक्सेस के लिए योग्य नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा है जो स्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में रहता है। तो ये 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा वो हिस्सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है? फर्स्ट दिया है जॉब शेड्यूलिंग मॉड्यूल, कर्नल, ट्रांसलेटर एंड एएलयू। इसका आंसर क्या होगा? गैस कीजिए। इनमें 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक जुड़ा रहता है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है? तो वो है हमारा कर्नल। कर्नल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है, जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, तब से लेकर सिस्टम के बंद होने तक कर्नल प्रोग्राम
ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ा रहता है और सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। कॉम एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लाइनक्स है एंड विंडोज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा हमारा, कॉम। ठीक है, आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिलक्षणिता बिग डेटा शब्दों को परिभाषित करने में मदद करती है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि बिग डेटा होता क्या है। बिग डाटा का मतलब होता है हमारे पास बहुत सारे डाटा होना, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो, जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो, जिसकी वेराइटी ज़्यादा हो। तो वो डाटा बिग डाटा को परिभाषित, वो शब्द बिग डाटा को परिभाषित कर सकते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है। ये तो फंडामेंटल का क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर की जो चिप बनी होती है वो बनी होगी, क्या आंसर होगा इसका, सिलिकॉन। तो कंप्यूटर की जो चिप बनी होती है वो सिलिकॉन धातु की बनी होती है। कंप्यूटर की चिप का आविष्कार सबसे पहले इंटेल कंपनी ने किया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मार्सन हाफ ने इंटेल कंपनी में सबसे पहले चिप बनाया था, जिसका नाम रखा गया था इंटेल 4004, जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संख्या प्रणाली का आधार 16 होता है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कितने नंबर सिस्टम होते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में 4 नंबर सिस्टम होते हैं, चारों के नाम आपके सामने हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्सा। इन चारों में 16 हेक्साडेसिमल संख्या का बेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 16 अंक होते हैं, ऑक्टल में 8 होते हैं, बाइनरी में 2 होते हैं एंड डेसिमल में 4 होते हैं, 10 होते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा, इनको हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। इसका वीडियो मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है, आप वहां जाके इनको चेंज करना भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल स्टोरेज तकनीक का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। तो ऑप्टिकल डिस्क किसे कहते हैं हम, तो ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है CD-ROM को। ठीक, CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें CD को रीड करने के लिए रोशनी का यूज होता है, तेज रोशनी का, इसलिए इसको ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। क्योंकि फ्लॉपी डिस्क में रोशनी का यूज नहीं होता है, ऑप्टिकल का हार्ड डिस्क होता नहीं है, मैग्नेटिक डिस्क होता नहीं है, तो इसका आंसर आएगा CD-ROM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USB स्टैंड फॉर, मतलब USB का क्या अर्थ है, USB का फुल फॉर्म क्या है। तो USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर के अंदर जो शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म यूज की जाती हैं, जैसे कि USB का है, और भी बहुत सारी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होती है, इनका भी वीडियो मैंने YouTube पे मेरे चैनल पर अपलोड किया है, आप वहां से जा देख सकते हैं। लगभग 3 पार्ट हैं, उन तीनों पार्टों में शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म के बारे में बताया गया है। लगभग जो मेन शब्द जो है शॉर्ट फॉर्म, जिन्हें नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर यूज किया जाता है बोलने में, इन सब में, तो उनकी मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सूचना की पुनरावृत्ति निम्न में से किस विकल्प से सबसे तेज होती है। मतलब कि अगर हमसे कहा जाए कि कौन सी डिवाइस या डिस्क ऐसी है जिसमें से हम तुरंत डाटा को वापस प्राप्त कर सकते हैं, तो सबसे फास्ट स्पीड किसकी होगी इनमें, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप, हार्ड डिस्क एंड CD-ROM। तो सिस्टम में कौन सी यूज की जाती है ज़्यादातर, हार्ड डिस्क।
तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी? सूचना की पुनरावृत्ति का मतलब डाटा को पुनः रिटर्न देना, फाइलों को तुरंत ओपन करना, तो इसमें सबसे ज़्यादा तेज स्पीड होती है हार्ड डिस्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइनक्स में किस डायरेक्टरी में सभी सिस्टम वाइड विन्यास सूचना मतलब सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन फाइल के रूप में होती हैं? तो इसमें पूछा गया है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने लाइनक्स के बारे में पढ़ा ही नहीं होगा, तो आप लाइनक्स के बारे में भी थोड़ा पढ़िए, क्योंकि सीपीसीटी में 2 या 3 क्वेश्चन लाइनक्स के भी पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि लाइनक्स की किस डायरेक्टरी में सभी सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन जो फाइलें होती हैं वो किस रूप में होती हैं? तो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन वाली फाइलें होती हैं वो सभी ETC के रूप में होती हैं, ठीक? क्योंकि लाइनक्स में जो वर्क किया जाता है वो ज़्यादातर कमांड्स के माध्यम से किया जाता है, और लाइनक्स का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है वो कर्नल होता है। उसका एक क्वेश्चन सभी हमारे पहले आया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक PROM का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे बिना बदले मिटाया और फिर से प्रयोग किया जा सकता है उसके रूप में जाना जाता है। मतलब कि नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जिसमें डाटा डालने के बाद हम उसको मिटा भी सकते हैं और फिर से नया डाटा डाल सकते हैं। तो PROM का एडवांस क्या हो गया? एरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? C, ठीक है। तो PROM का एडवांस है EPROM, जिसे हम बोलते हैं एरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM के बाद एक एडवांस और है, इसका बोला जाता है EEPROM, जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल एरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल की मदद से डाटा को मिटा के फिर से डाटा भर दिया जाता है या स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है कि एक 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की मानक क्षमता होती है। मतलब कि फ्लॉपी डिस्क आप जानते हैं आजकल तो यूज नहीं होती है, पहले सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में फ्लॉपी डिस्क का बहुत यूज किया जाता था। इनकी मेमोरी क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती थी, ठीक, इसलिए काफ़ी कम समय तक ही इनको यूज किया गया है। तो 1 इंच मतलब इनकी साइज के हिसाब से फ्लॉपी डिस्क की जो है 3.5, इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता होगी 1.44 MB डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। और कई टाइप की मेमोरी फ्लॉपी डिस्क भी होती हैं, 4.5 इंच भी होती है, ठीक है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पेन टाइप बारकोड रीडर में फोटो डायोड प्रकाश स्रोत की मदद से खाली स्थान को मापता है। तो एक पेन टाइप बारकोड रीडर आप जानते हैं खड़ी लाइनें होती हैं, उन लाइनों को पढ़ने के लिए एक बारकोड रीडर का यूज किया जाता है। वो किसको मापता है, किसकी मदद से मापता है वो? तो इस प्रक्रिया में इसकी टिप मुद्रित कोड में प्रत्येक बार और खाली स्थान से गुजरती है। तो क्या गुजरती है? प्रकाश गुजरता है, प्रकाश की तीव्रता को वो मापता है। आपने देखा होगा बारकोड रीडर जब हम उसको रीड कराते हैं तो उसमें से रेड कलर की लाइट निकलती है। वो जो लाइट होती है वो लाइट ही बारकोड्स को जांचता है, उनको पढ़ता है और डाटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराता है। तो यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता मतलब प्रकाश की गति उसको ये मापने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि एक आम बायोमेट्रिक प्रणाली अपने उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक नमूनों को कैप्चर करने और संग्रहित करने में सक्षम होती है। आपसे बायोमेट्रिक अगर आपका ऑथेंटिकेशन किया जाता है, जैसे कि बाई चांस आप आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करते हो बाय फिंगर, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा? अगर आधार कार्ड में आपका फिंगर मैच नहीं हो रहा है तो वो ऑथेंटिकेट नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आम बायोमेट्रिक प्रणाली, जो बायोमेट्रिक प्रणाली होती है, अपने उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक नमूनों को कैप्चर करने और संग्रहित करने में सक्षम होती है। तो किनको कैप्चर करेगी? वो जो उसमें एनरोल्ड होंगे, जिनका डाटा पहले से उपलब्ध होगा, उन्हें ही वो कैप्चर करेगी,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 3 एनरोल्ड। ऐसे उपयोगकर्ता जिनका डाटा पहले से डाला हुआ है तो बायोमेट्रिक डिवाइस उनके डाटा को कैप्चर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में प्रोटोकॉल का क्या अर्थ है। तो प्रोटोकॉल का अर्थ सीधा सा है, सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल की डेफिनेशन ही क्या होती है? प्रोटोकॉल का डेफिनेशन होता है कि प्रोटोकॉल ऐसे नियमों का समूह है या ऐसे नियमों का ग्रुप है जो कंप्यूटर के ट्रांजैक्शंस में हेल्प करता है। तो सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी भी सिस्टम में खाली स्थान को अनधिकृत उपयोगकर्ता को रोकने और प्रतिबंधित एक्सेस हेतु डिजाइन किया जाता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक सिस्टम को अनधिकृत रूप से यूज करने के लिए, रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो सिंपल सा है, फीडबैक होगा नहीं, एक्सेस कंट्रोल हो सकता है, ऑडिटिंग, कंपोलिंग नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा एक्सेस कंट्रोल। तो एक्सेस कंट्रोल एक ऐसा यूनिट या ऐसा सिस्टम होता है कंप्यूटर के अंदर जो अनधिकृत यूजर्स को या जो अनऑथराइज यूजर है उनको एक्सेस करने से रोकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वेबसाइट के सुरक्षा प्रमाण पत्र की समय सीमा समाप्त हो जाती है तो एक वेब ब्राउजर उस वेबसाइट के खाली स्थान से इनकार कर सकता है। मतलब कि आपने किसी वेबसाइट को खोल रखा है, काफी टाइम तक आप उसको खोले हुए हो, तो आजकल क्या है कि किसी भी वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं उनकी एक समय सीमा होती है, उतने टाइम बाद उनके बैकग्राउंड में जो सर्टिफिकेट डाला हुआ है, जिसे हम सिक्योरिटी सर्टिफिकेट कह सकते हैं, वो उसकी सीमा अगर समाप्त हो जाती है, मतलब आपने जैसे 5 मिनट का अगर टाइम उसमें सेट किया है, 5 मिनट तक आपने पेज को आगे लोड नहीं किया या कुछ एक्शन उसमें नहीं किया, तो उसके सर्टिफिकेट की वहाँ एक्सपायर हो जाएगा। तो एक्सपायर होने पर जो वेब ब्राउजर है वो उस वेबसाइट को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देगा, आगे आप उसको एक्सेस आप उसको नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा एक्सेस। हम उस वेबसाइट को फिर एक्सेस नहीं कर सकते, आगे उसको नहीं खोल सकते, हमें फिर से उस वेबसाइट को खोलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 से 2003 वर्कबुक को सहेजने के लिए, मतलब सेव करने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 से 2003 का पूछा गया है। अभी जो हम 2007 और 7 के बाद के जो भी एक्सेल आए हैं उनका एक्सटेंशन नेम होता है .xlsx, और 97 से 2003 तक की जो एक्सेल है उनका एक्सटेंशन नेम होता है .xls। तो आंसर क्या होगा हमारा 3rd नंबर का आंसर होगा .xls। याद रखना है, अगर पूछा जाता है 97 से 2003 तक का तो हम यहाँ आंसर क्या देंगे .xls, और अगर आपसे पूछा जाए 2007 या उससे आगे का, चाहे वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, सबके एक्सटेंशन नेम चेंज हो गए हैं। 2007 के बाद XLS के बाद X और लग गया है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है 97 2003 तक का .doc, लेकिन 2007 से क्या हो गया है .docx। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा MS एक्सेल का एक वैध फंक्शन नहीं है? फंक्शन आप लोगों ने पढ़े होंगे एक्सेल में, बहुत सारे फंक्शन है एक्सेल में, अर्थमेटिक, लॉजिकल और टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, ऐसे कई टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो आपको यहाँ 4 फंक्शंस के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको ये देखना है कि इनमें से एक्सेल का फंक्शन कौन सा नहीं है। सम एक्सेल का फंक्शन होता है टोटल करने के लिए, काउंट गिनने के लिए, नाउ डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए,
तो कौन सा नहीं होगा, सबट्रैक्ट जो दिया गया है ये हमारा एक्सेल का फंक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड 2013 में डिफॉल्ट रूप से दस्तावेज किस मोड में प्रिंट होता है। तो दस्तावेज डिफॉल्ट रूप से पूछा गया है, तो एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है वो पोर्ट्रेट में होता है डिफॉल्ट रूप से। उसे हम बाद में लैंडस्केप में चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट रूप से दस्तावेज पोर्ट्रेट में होता है। और अगर उसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो भी पोर्ट्रेट में ही निकलेगा। पोर्ट्रेट मतलब ऐसा पेज जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, और लैंडस्केप मतलब जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है। ठीक है, तो एमएस वर्ड 2013 ही हो या कोई सा भी एमएस वर्ड हो, डिफॉल्ट रूप से दस्तावेज जो प्रिंट होगा वो पोर्ट्रेट मोड में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेटा संचार के संदर्भ में रेडियो तरंगें निम्नलिखित में से किसके माध्यम से प्रवेश नहीं कर सकती। अब डेटा संचार संदर्भ में लकड़ी, ईंटें, कंक्रीट का क्या यूज है, तो इसका आंसर सीधा सा मेटल, धातु होगा। वैसे तो इनका भी कोई यूज नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, GHZ पद कंप्यूटर की निम्न में से किस विशेषता का सूचक है। तो GHZ का मतलब क्या होता है, गीगाहर्ट्ज। तो किसका सूचक है ये कंप्यूटर में, ये इसके स्पीड को दर्शाता है। जितने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होगा उतनी कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रिंटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से प्रिंटर में क्या सही है, स्टोरेज, स्पीड, पिक्सेल्स, वर्ड। क्या सही हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, स्पीड हो सकता है, पिक्सल हो सकता है, या वर्ड हो सकता है। तो क्या सही होगा, स्पीड। प्रिंटर के संबंध में स्पीड, क्योंकि प्रिंटर में स्टोर तो हम करते नहीं है, स्टोर करने के लिए हमारे पास अलग स्टोरेज डिवाइस होती है। पिक्सल का यूज कंप्यूटर में होना नहीं है, प्रिंटर में, सॉरी, क्योंकि पिक्सल इमेज पे डिपेंड करता है, और वर्ड का भी प्रिंटर में कोई यूज नहीं, तो इसका होगा स्पीड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी के उस हिस्से को संदर्भित करती है जो डॉस सिस्टम पर मानक डॉस प्रोग्राम के लिए उपलब्ध हो। तो इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी हमें बताना है, हमसे पूछा गया है कि इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो उस पार्ट को बताती है जो डॉस फाइलों के लिए उपयोग होता है। तो कौन सी मेमोरी होगी हमारी, वो क्या बोलेंगे उसको हम, कन्वेंशनल, मतलब ऐसी मेमोरी जो डॉस के सिस्टम फाइल्स के लिए उपलब्ध होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन देखा होगा आपने, जो लैंडलाइन के माध्यम से जोड़े जाते हैं वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होते हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में एक मॉडेम होता है, और उस मॉडेम में एक इंडिकेटर होता है, एक बल्ब जलता रहता है, बंद रहता है, मतलब ब्लिंक करता रहता है, वो उसको DSL कहा जाता है। DSL मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर DSL नहीं, यहाँ पे ADSL का पूछा गया है। तो ADSL का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ADSL का पूरा नाम क्या होगा, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, अगर DSL का पूछा जाता है तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका होता है। इस इंडिकेटर का सीधा सा यूज ये होता है कि अगर आपके मॉडल में इंडिकेटर जल रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ब्लिंक हो रहा है बार बार बल्ब, तो सीधा सा मतलब ये होगा उसका कि आपकी लाइन जहाँ से आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया है वहाँ से आपका कनेक्शन स्टेबल है, मतलब कनेक्शन आपका चालू है। अगर बल्ब नहीं जल रहा है, इंडिकेट नहीं हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकती है। तो DSL एक इंडिकेटर होता है जो आपके कनेक्शन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। WEP निम्न में से किसका संचित रूप है। WEP, अब W का यूज क्या होगा, वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है, और EP का, तो WEP निम्न में से किसका संचित रूप है। शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म का वीडियो मैंने बनाया है, उसमें आपको ये पूरे वर्ड मिलेंगे, ठीक, जो जनरली उसमें यूज किए जाते हैं। तो WEP का जो फुल फॉर्म है वो है वायर्ड इक्विपमेंट प्राइवेसी।
नेक्स्ट है आधे बाइट को भी कहा जाता है। आधे बाइट मतलब कि अब बात पूछी जा रही है आपसे मेमोरी यूनिट की। मेमोरी यूनिट जैसे बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, इनको मेमोरी यूनिट कहा जाता है जिसमें हम मेमोरी को नापते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है हमसे आधे बाइट, तो आधे बाइट को कहा जाता है निबल। ठीक है, तो ये इसका आंसर 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्क्रीन फॉन्ट के किनारों को स्मूथ करने के लिए विंडोज 10 में सिस्टम प्रॉपर्टीज के किस टैब का उपयोग किया जाता है। अब पूछा क्या गया है, अगर आपको लगता है कि हमने कभी ऐसे ऑप्शंस देखे ही नहीं है तो ऑप्शंस में से आंसर ढूंढिए, ऑप्शंस में समझिए, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पूछा गया है स्क्रीन फॉन्ट के किनारों को स्मूथ करने के लिए विंडोज 10 में सिस्टम प्रॉपर्टीज के किस टैब का उपयोग किया जाता है। तो सिस्टम प्रॉपर्टीज में यूज किया जाता है विजुअल इफेक्ट्स का। विजुअल इफेक्ट्स की मदद से हम हमारे विंडोज में जो डेस्कटॉप शो होता है या उसकी जो फॉन्ट्स होती हैं उनको इफेक्ट उनमें डाल सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारा विजुअल इफेक्ट्स। अगला क्वेश्चन है कर्नल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। कर्नल का क्वेश्चन हम एक बार पढ़ चुके हैं और मैंने आपसे अभी कहा भी था कि सीपीसीटी में 2, 3 या 4 क्वेश्चन 100% लाइनक्स के जरूर आते हैं और लाइनक्स का कर्नल बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो यहाँ हम 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शंस को पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे कि कर्नल की क्या नहीं है इनमें से। तो फर्स्ट दिया है कि कर्नल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्रीय कोर का गठन करता है। सेकंड, बूटिंग के दौरान मेमोरी में लोड करने के लिए कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला भाग है। बिल्कुल सही है, फर्स्ट भी सही है। सेकंड, कर्नल विभिन्न मॉड्यूल से बना होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए लोड नहीं किया जा सकता। अब कर्नल तो ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण पार्ट है, अगर कर्नल ही लोड नहीं होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं करेगा लाइनक्स। तो आंसर इसका सही क्या होगा, मतलब कर्नल के लिए असत्य क्या पॉइंट है 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। 4 दिया है कर्नल पूरे करंट कंप्यूटर सेशन के दौरान मेमोरी में रहता है। तो बिल्कुल सही है, कर्नल एक ऐसा प्रोग्राम है जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है और कंप्यूटर की स्टार्ट होने से लेकर बंद होने तक कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिकतर वेबसाइट के पास खाली स्थान होता है जिसके माध्यम से वेबसाइट के बाकी पेज खुलते हैं। तो वेबसाइट का ऐसा कौन सा पेज है जिसमें हमें अन्य पेजों पे जाने के लिए हमें लिंक या नेविगेशन मिलते हैं, तो वो होता है होम पेज। वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, होम पेज बोलते हैं। जब भी हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो सबसे पहले जो पेज लोड होता है वो होम पेज होता है, उसमें अन्य पेजों पे जाने के लिए हमें लिंक दिए गए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे ईमेल का फायदा समझा जाता है। इनमें से क्या है जो ईमेल का फायदा है, हमें फायदा मिलता है मतलब उस चीज से। आंसर होना चाहिए सुलभ, मतलब इजी होता है, आसानी होता है भेजने में। ठीक है, तो इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा संचार के लिए नियम या दिशा निर्देश निर्दिष्ट करता है। कंप्यूटर नेटवर्क पर, अब यहाँ पर नेटवर्क की बात कही गई है। नेटवर्क मतलब जहाँ 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, और डेटा संचार के नियम और निर्देशों को निर्दिष्ट करता है, मतलब संचालन करता है, कंट्रोल करता है। तो कौन करता है, प्रोटोकॉल करता है। प्रोटोकॉल एक ऐसे रूल्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर्स के मध्य डाटा के ट्रांसफर की स्पीड को, इन सबको कंट्रोल करने का काम करते हैं, बल्कि डाटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचाने का काम भी प्रोटोकॉल ही करते हैं। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है। नेटस्केप, नेविगेटर वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर,
वेब ब्राउजर है, मोसेक वेब ब्राउजर है, तो क्या नहीं है, जो बचा वो नहीं है। ठीक है, तो ये 3 वेब ब्राउजर है, चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो ब्राउजर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेब ब्राउजर और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, गूगल क्रोम होता है, मोजिला होता है, सफारी होता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड में चयनित पार्ट मतलब सिलेक्टेड टेक्स्ट की कॉपी बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला शॉर्टकट कुंजी संयोजन कौन सा है? तो शॉर्टकट की का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया है। सीपीसीटी में 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक शॉर्टकट कीज के पूछे जाते हैं और ज़्यादातर वर्ड और एक्सेल के ही शॉर्टकट कीज पूछी जाती हैं। तो एमएस वर्ड की लगभग 60 शॉर्टकट कीज का वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप उसे देख लें। उसमें एमएस वर्ड के अंदर यूज की जाने वाली लगभग टोटल शॉर्टकट कीज, बल्कि कुछ एडवांस शॉर्टकट कीज का भी मैं उसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है तो सभी जानते हैं, Ctrl+C। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में सक्रिय गो टू टैब के साथ फाइंड एंड रिप्लेस को लॉन्च करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? अब यहाँ पर पूछा गया है, एमएस वर्ड में गो टू डायरेक्ट पेज पे जाने वाला जो फंक्शन होता है, गो टू के साथ फाइंड एंड रिप्लेस को लॉन्च करना है। तो फाइंड एंड रिप्लेस और गो टू को लॉन्च करने की वैसे तो शॉर्टकट की आप लोगों ने फाइंड की पढ़ी होगी कि Ctrl+F होती है, लेकिन यहाँ पर Ctrl+F पूछा नहीं है, यहाँ फंक्शन कीज दी गई है। तो F5 वो फंक्शन कीज है जिसकी मदद से आप गो टू को फाइंड एंड रिप्लेस के साथ लॉन्च कर सकते हो। आपके सामने एक इमेज शो हो रही है। अगर आप कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करते हैं तो आपकी एमएस वर्ड में इस टाइप का डायलॉग बॉक्स सामने आएगा, जिसमें फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू तीनों ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। Ctrl+F से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एमएस एक्सेल का उपयोग करते समय एक नई वर्कबुक बनाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? शॉर्टकट की का तीसरा क्वेश्चन। तो नई वर्कबुक बनाने का बोला गया है, तो नई वर्कबुक किससे बनाएंगे? Ctrl+N, सिंपल सा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएस पावर पॉइंट में फॉन्ट बदलने के लिए किस कुंजी का संयोजन किया क्या है, मतलब शॉर्टकट की क्या है? एमएस पावर पॉइंट में फॉन्ट बदलना है। अब फॉन्ट बदलने के लिए शॉर्टकट की पूछा है, तो Ctrl+P प्रिंट का होता है, Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन क्या रहेगा? साइज को, फॉन्ट साइज को कम करने के लिए। Ctrl+Shift+F, इस शॉर्टकट की को यदि आप प्रेस करेंगे तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से पाई चार्ट के भिन्न रूप का चयन करें। एक्सेल के अंदर चार्ट होते हैं कई टाइप के, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, कई टाइप के चार्ट होते हैं। तो यहाँ पर पाई चार्ट का पूछा गया हमसे कि पाई चार्ट का टाइप इनमें से कौन सा नहीं है। तो लाइन बार होते हैं, कौन सा नहीं होता? डायमंड। ठीक है, तो ये पाई चार्ट का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं एमएस एक्सेल 2007 में वर्कशीट डाटा के बिना चार्ट के प्रिंट के संदर्भ में सही क्रम में है? मतलब ये पूछा गया है कि वर्कशीट डाटा के बिना, वर्कशीट में डाटा नहीं है, उसके बिना चार्ट प्रिंट संबंध में क्या करेंगे हम? मतलब डाटा को सिलेक्ट नहीं करना है, चार्ट को सिलेक्ट करना है और प्रिंट करना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? क्लिक द चार्ट। पहले चार्ट का पूछ बोला है तो पहले चार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर प्रिंट पे जाना है। तो प्रिंट कहाँ मिलता है हमें? ऑफिस बटन के अंदर। तो क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एंड क्लिक प्रिंट। तो आंसर क्या होगा हमारा? सेकंड, क्लिक द चार्ट, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एंड क्लिक प्रिंट। देखिए यहाँ पर एमएस वर्ड का एक जो इंसर्ट टैब है उसके कुछ ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे। चार्ट पे क्लिक करने के बाद
ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ हमने ऑफिस बटन पर क्लिक किया और फिर प्रिंट पर क्लिक किया, तो ये डायरेक्ट प्रिंट करने का तरीका है, ऐसे हम चार्ट को प्रिंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है खालिस्तान टैब आपको MS Excel 2010 में चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स से लेजेंड को लागू करने या डिलीट करने में सक्षम बनाता है। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि आपने कोई एक चार्ट बनाया है एक्सेल में, और उस एक्सेल के चार्ट में लेजेंड जो होता है, जानते हैं आप क्या होता है? ये चार्ट देखिए आप, यहाँ पर ये जो दिए हैं सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, ये होते हैं लेजेंड। ये हमें चार्ट में जो कॉलम लाइन होती हैं उनको अलग अलग कलर्स में शो करके बताते हैं कि ये सीरीज, ये कलर वाला कॉलम जो है वो सीरीज फर्स्ट है, सेकंड जो येलो कलर है वो सीरीज 2 का है, और रेड कलर जो है वो सीरीज 3 का है। तो इसको हम लेजेंड कहते हैं। एक्सेल में एक लेजेंड ऑप्शन होता है, उसमें से हम इसको डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, हाइड अनहाइड कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है MS Word 2007 के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प के साथ भरें। स्टेप दी गई है, होम के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर चेंज केस, फिर लोअर केस। मतलब हमसे पूछा गया है कि होम के बाद हमें किस ऑप्शन पे क्लिक करना है कि चेंज केस ऑप्शन हमारे सामने आ जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं हमें, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप एंड एडिटिंग ग्रुप। तो MS Word में फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमें चेंज केस का ऑप्शन मिलता है। देखिए MS Word में हम होम टैब पर आए, होम टैब के अंदर ये फॉन्ट वाला ग्रुप है, लिखा है फॉन्ट। इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमें यहाँ पे चेंज केस का ऑप्शन मिलता है। चेंज केस 5 तरह के होते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। ये 5 तरह के हमारे केस होते हैं जिनमें हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। तो होम के बाद क्या आएगा? फॉन्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। MS Word में पेज लेआउट टैब के तहत जब हम पेज सेटअप विंडो खोलते हैं तो अप्लाई टू फील्ड में होल डॉक्यूमेंट और खालिस्तान विकल्प उपलब्ध होते हैं। मतलब ये पूछा गया है कि जब हम MS Word में पेज सेटअप विंडो खोलते हैं, पेज सेटअप विंडो का यूज कहाँ होता है? पेज की सेटिंग करने के लिए। वहां पर अप्लाई टू फील्ड होती है, दिखाते हैं, देख लेते हैं। ये हमने पेज सेटअप की विंडो को खोला है। तो पेज सेटअप की विंडो में क्या पूछा गया है? अप्लाई टू। तो अप्लाई टू में क्या होता है? होल डॉक्यूमेंट के साथ क्या होता है? द पॉइंट फॉरवर्ड। तो आंसर क्या आएगा हमारा? सेकंड, द पॉइंट फॉरवर्ड। CPCT में क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ा दिया गया है, बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो किसी भी डायलॉग बॉक्स के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब आप MS Excel 2010 में राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल विकल्प चुनते हैं तो निम्न में से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता? क्वेश्चन को समझिए कि जब आप MS Excel 2010 में राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल पर क्लिक करते हैं तो निम्न में से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता? ऑप्शंस को पढ़ लीजिए एक बार, सीट, प्रोटेक्शन, फिल एंड नंबर। और हम एक्सेल में चलते हैं, ये हम एक्सेल में आ गए। हमसे क्या पूछा गया है कि एक्सेल में राइट क्लिक करने पर और फॉर्मेट सेल सिलेक्ट करने पर कौन सा टैब दिखाई नहीं देता? तो ये डायलॉग बॉक्स खुला है, इसमें कौन सा टैब दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, नंबर है, उसमें फिल है, प्रोटेक्शन है, क्या नहीं है? ऑप्शन सबसे पूछा गया है सीट, तो यहाँ सीट ऑप्शंस नहीं है। तो ऑप्शन क्या थे? सीट, प्रोटेक्शन, फिल एंड नंबर। तो क्या नहीं होता? सीट नहीं होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। MS Word में अपने टेक्स्ट को 1.5 लाइन स्पेसिंग में बदलने के लिए आप किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? तो शॉर्टकट की का मैं आपसे बोल चुका हूं कि MS Word में लगभग 60 शॉर्टकट कीज का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। आप उसको देख लीजिए तो आप पूरी शॉर्टकट कीज आपको क्लियर हो जाएंगी।
तो 1.5 लाइन स्पेसिंग चाहिए, मतलब कि हमने जैसे 3 लाइनें लिखी हैं, इन 3 लाइनों के बीच में हमें 1.5 लाइन का स्पेस चाहिए। तो हमें लाइनों को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+5 बटन प्रेस करना होगा, तो सभी लाइनों के बीच में जो लाइन हमने सिलेक्ट की है उनमें 1.5 लाइन का स्पेस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। MS एक्सेल में कौन है जो वर्तमान चयन या सक्रिय सेल, मतलब हमने सेल को सिलेक्ट कर रखा है, उसका पता मतलब उसका नाम कौन दिखाता है? एक्सेल में चल के देखते हैं। एक्सेल में अभी हमने इस सेल को सिलेक्ट किया है, तो इस सेल का नाम क्या है? H4। तो यहाँ पे कौन सा बॉक्स है जो हमें इस सेल का नाम दिखा रहा है? तो वो है हमारा नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स होता है जो हमने जो सेल या रेंज सिलेक्ट की है उसका नाम दिखाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नेम बॉक्स। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। MS वर्ड में आप फॉन्ट आकार बढ़ाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो भाइयों, शॉर्टकट की के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6वां या 7वां क्वेश्चन है ये शॉर्टकट कीज का। अगर आप शॉर्टकट कीज क्लियर कर लेते हैं तो 7-8 नंबर तो आपके क्लियर उसमें शॉर्टकट कीज में ही हो जाएंगे। तो इसमें पूछा गया है MS वर्ड में आप फॉन्ट आकार बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कीज का यूज करेंगे? तो ये वाली शॉर्टकट कीज एक दूसरे क्वेश्चन में भी पूछी गई है। तो फॉन्ट आकार बढ़ाने वाला, तो फॉन्ट आकार बढ़ाने का जो है वह है शिफ्ट Ctrl+Shift+Enter। यहाँ पे हम, ठीक है, तो ये इसका शॉर्टकट कीज है। इससे अगला जो 4 नंबर का दिया, इससे हम फॉन्ट साइज कम कर सकते हैं और इससे हम फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाइनरी संख्या 10111 का दशमलव समतुल्य क्या है? मतलब हमसे पूछा गया है कि बाइनरी संख्या जो है ये दशमलव में क्या होगा। तो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी का भी वीडियो मैंने YouTube पे अपलोड कर रखा है, आप उसमें से देख सकते हैं कि अगर आपको कोई बाइनरी संख्या दी जाती है तो आप उसको डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, और डेसिमल में दी गई तो बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल, इन सब में आप किसी भी नंबर को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें एक संख्या दी गई है 10111, इसको हमें दशमलव में बताना है। तो यहाँ पे मैं कोई एक इमेज शो कर रहा हूँ, इसका आंसर तो 23 है। इमेज में बताता हूँ कैसे है। तो जब हमें ये नंबर दिया गया है तो इस नंबर को हमने इकाई के अंक से, यूनिट अंक जो है हमारा, यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट से हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट डिजिट फर्स्ट लिख लिया, फिर अगला फर्स्ट, फिर अगला फर्स्ट, फिर 0 और फिर फर्स्ट, मतलब हमने यूनिट डिजिट से इनको एक के नीचे एक लिख लिया। अब इसमें हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर रखेंगे। जब हम किसी भी बाइनरी संख्या को दशमलव में चेंज करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर किसी दशमलव संख्या को बाइनरी में चेंज करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 की पावर 0 रखेंगे। जब 2 की पावर 0 है तो 1/1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर्स की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 तो 1 हो गया। फिर 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, ये 0 हो ही गया, 2 की पावर 4 16, इन सब का टोटल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 23। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी नंबर वैल्यू जो आपको दी गई है, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे बाइनरी हो, ऑक्टल हो, हेक्सा हो, आप उनको एक किसी में भी चेंज कर सकते हैं। चारों नंबर सिस्टम में आप इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑटोमेटिकली स्प्रेडशीट में स्टोर डाटा को सॉर्ट कर सकता है, गणना कर सकता है, कुल योग, औसत निकाल सकता है। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है या ऐसा कौन सा ऑप्शन है MS एक्सेल के अंदर जो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड डाटा को, जो डाटा हमने सिलेक्ट कर रखा है, स्टोर कर रखा है, उसको सॉर्ट कर सकता है, गणना कर सकता है। तो एक्सेल के अंदर पिवोट टेबल एक ऐसा फंक्शन है या ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप डाटा को बहुत ही आसानी से एनालाइज कर सकते हो, किसी को समझा सकते हो, अलग अलग बिल्कुल उसको सॉर्ट,
फिल्टर सब आप उसमें कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज डाटा को फिल्टर हुआ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन मैथमेटिकल और टेक्नोमेटिकल फंक्शन कैटेगरी से नहीं है। मतलब कि यहाँ पर हमें 4 फंक्शन के नाम दिए गए हैं, इनमें से हमें देखना है कि कौन मैथमेटिकल एंड टेक्नोमेटिकल फंक्शन में नहीं आता। तो फर्स्ट दिया है कैच, राउंड, सम एंड एबीएस। तो अगर आपने एक्सेल के फंक्शंस पढ़े हैं तो आप ऑप्शन पढ़ते ही समझ जाएंगे कि एबीएस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना, सम मतलब टोटल करना, राउंड मतलब डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ करना। तो ये तीनों तो फंक्शन है, कौन सा नहीं है ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, कैच। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेल के अंदर फंक्शन नहीं होता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस इंटरनेट सेवा का उपयोग वर्चुअल मीटिंग के लिए किया जाता है। तो ये शब्द तो जब से कोविड आया है तब से तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। तो वर्चुअल मीटिंग के लिए क्या बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट के पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। मतलब कि इनमें से हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा उपलब्ध करा गया क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेटफॉर्म है। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा एज़्योर। माइक्रोसॉफ्ट ने एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड की है जिसका नाम एज़्योर है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट के आईटी कंपनियों ने तैयार किया है। इसके अंतर्गत डेवलपर्स और आईटी प्रोफेशनल अपने वेबसाइट्स के लिए एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे 6 मार्च 2022 को सीपीसीटी जो एग्जाम हुआ था उसके 52 कंप्यूटर के क्वेश्चंस, जिनके सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में आज देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपने सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी कर सकें। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।